ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, लेबर लॉज के ऊपर हम यहाँ पे पूरी चर्चा अपनी कर रहे हैं। और इस लेबर लॉज में हम ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विद रिगार्ड टू लेबर लॉज जो है वो कर चुके हैं। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में बिफोर, अगर आप हो सकता है कि आपने प्रॉक्सी ज्ञान का ये वाला वीडियो पहली बार देख रहे हो आप, और ये है लेक्चर 7। यहाँ पे हम EPFO एग्ज़ाम के ऊपर जितना भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सभी आपके सामने डिस्कस करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। राइट, मेरा नाम है एडवोकेट हर्षवर्धन त्रिपाठी और मैं आपको लेबर लॉज से अवगत कराने के लिए आया हूँ। और हम वहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जो फैक्ट ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन है उसको डेफिनेटली शेयर करते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे थे लेबर लॉज में। तो अल्टीमेटली राइट टू लाइफ से निकल के आता है डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लेबर, राइट। और इसीलिए लेबर को ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट करने की बात की जाती है। जब लेबर को ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट करने की बात की जाती है तो उनके फंडामेंटल राइट्स भी होते हैं। आपको पता है फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के किस चैप्टर में है? तीसरे चैप्टर में है, आर्टिकल 16, 19, 23 और 24। और चैप्टर 4 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 4 में DPSPs हैं। चैप्टर 4 में DPSPs हैं। ये DPSP क्या होता है? ये DPSP आर्टिकल 39, 41, 42, 43, 43A और 54 होता है। इनको हिंदी में नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं। यानी कि इन्हीं आधारों को ध्यान में रखते हुए अगर पार्लियामेंट या सरकार कुछ भी नियम कानून बना रही है तो इनके विरुद्ध में नहीं बना सकती है। सवाल यह आता है कि लेबर के ऊपर कौन कौन कानून बना सकता है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि लेबर जो है वो एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7वें शेड्यूल में, 7वीं अनुसूची में ये कॉन्करेंट सब लिस्ट में है। कॉन्करेंट लिस्ट 3 है शेड्यूल 7 की, राइट। और इसका मतलब ये है कि दोनों यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों लेबर मैटर्स के ऊपर लॉ बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव एक्ट्स को पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया है। यहाँ पे आपको कुछ एंट्री दिखाएगा। जैसे यूनियन लिस्ट की अगर आप एंट्री देखें तो रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स की बात करें अगर हम, तो ये क्या है? आपके यूनियन लिस्ट में आता है। वहीं अगर हम ट्रेड यूनियंस की बात करें तो ट्रेड यूनियंस कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाते हैं। इंडस्ट्रियल और लेबर डिस्प्यूट्स भी कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाते हैं। लेकिन माइनिंग और ऑयल फील्ड के जो भी लेबर और सेफ्टी लॉज हैं वो यूनियन लिस्ट में आते हैं। तो यहां से MCQ बनने के चांसेस हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर यूनियन केंद्र सरकार या केंद्र सरकार द्वारा संचालित किसी भी कंपनी में, है ना, कोई डिस्प्यूट आ जाए तो वो मामला यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। यानी यूनियन को आप रिप्लेस कर दीजिए पार्लियामेंट से तो पार्लियामेंट उस पर लॉ बना सकता है। उसी तरीके से यूनियन एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करें, वोकेशनल ट्रेनिंग यानी स्किल डेवलपमेंट, तो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर आती है, ऑब्वियसली यूनियन लिस्ट के अंदर। वहीं कॉन्करेंट लिस्ट में बड़ा सिंपल है। सोशल सिक्योरिटी बोले तो पेंशन, वेजेस और इस तरह की चीज़ें, इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब कॉन्करेंट लिस्ट में है। वेलफेयर ऑफ अबाउट इंक्लूडिंग कंडीशंस ऑफ वर्क की बात करें, प्रोविडेंट फंड की बात करें, एम्प्लॉयर इनवैलिडिटी की बात करें, ओल्ड एज पेंशन या मैटरनिटी बेनिफिट, ये सब कुछ कॉन्करेंट लिस्ट में है। यानी सिर्फ यूनियन लिस्ट के अंदर वो सारी इंडस्ट्रीज के लॉज आते हैं या लेबर का वो सेक्शन आता है जो कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित अनुसंधानों में या फैक्ट्रीज में या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में काम करते हैं। इसी लिए लेबर लेजिस्लेशंस को 4 हिस्से में तोड़ा जा सकता है या 4 तरह के लेबर लॉज होते हैं। ऐसे लेबर लॉज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए, यूनियन गवर्नमेंट ने बनाए, जहां पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उनको इन्फोर्स कराने की। दूसरे तरीके के वो लॉज होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनैक्ट करता है और एनफोर्स करते हैं, लागू करते हैं, दोनों सेंटर और स्टेट। वहीं तीसरे तरीके के लॉज जो होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है पर इनैक्ट होते हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। और चौथा, वहीं लेबर लॉज कुछ ऐसे होते हैं जो वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स अप्लाई बनाती हैं और रिस्पेक्टिव स्टेट्स में अप्लाई होता है। तो आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, क्या राज्य सरकार द्वारा यानी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया कोई भी लेबर लॉ या लेबर से रिलेटेड अधिनियम केंद्र सरकार पर बाधित हो सकता है? कैन इट बी बाउंड ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट इफ एनी लॉ इज मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट? पॉलिटी का बेसिक्स है ये कि यूनियन का लॉ स्टेट को फॉलो करना है लेकिन स्टेट का लॉ यूनियन को फॉलो करना है।
ऐसी कोई भी सूची हमारे संविधान में नहीं दी गई है. देयर इज़ नो लिस्ट दैट इंडिकेट्स दैट एनी लॉ मेड बाय द स्टेट विल बी can be enforced by central government, whereas the laws made by central government can be enforced by state governments. अगर आपको इंग्लिश और हिंदी में प्रॉब्लम होता है और जनरली अगर लोग यहाँ पे हिंदी भाषी हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज फिर हम अपने कंटेंट को हिंदी भाषा में रखने की कोशिश करेंगे. परंतु ये परीक्षा जो है ये सिर्फ हिंदी भाषा में नहीं है, ये इंग्लिश में भी होगी, तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी यूज़ करते रहता हूँ. अब देखो ये फीडबैक हमें आप ही से मिल सकता है कि आपको ऑनलाइन में इंग्लिश सुनना है, मिक्स सुनना है या कोर हिंदी सुनना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा. कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल प्रोविजंस दिए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें तो हेल्थ और स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉयज़ मेन एंड वुमेन, टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिटीजन्स को किसी भी तरीके से पैसे की मजबूरी की वजह से ऐसा काम ना कराया जाए जो उनकी उम्र या उनकी काबिलियत, उनकी क्षमता के विरुद्ध है. आप उनको ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क दीजिए, मैटरनिटी रिलीफ दीजिए. गवर्नमेंट कुछ इस तरीके के स्टेप्स उठाएगी, कदम उठाएगी जहाँ पे उनके अनुकूल क्या बनाया जाएगा, उनके अनुकूल अधिनियम बनाए जाएंगे, कानून बनाए जाएंगे, या किसी भी अन्य तरीके से जहाँ पे आप किसी कार्य करने वाले का, एम्प्लॉई का मैनेजमेंट में, कंपनी के स्टैब्लिशमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या करेंगे, उसका पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे. भारत में लेबर पॉलिसी कैसी है, तो लेबर पॉलिसी जो है वो समय समय पे बदलते रहते हैं. हमारे प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सफाइज करने के लिए की ज़रूरतों के हिसाब से, सोशल जस्टिस को फुलफ़िल करने के लिए हम अपने लेबर लॉज को इस तरीके से बनाते हैं जिससे इंडस्ट्रियल पीस और वेलफेयर ऑफ लेबर क्या हो सके, प्रमोट हो सके. तो इसी सिलसिले में लेबर पॉलिसी में पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्रमोट करेंगे, नई जॉब्स क्रिएट करेंगे, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बनाएंगे और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए. आपको पता है कि आपकी इकोनॉमी में दो तरीके के लोग होते हैं, सेक्टर्स अगर आपकी बात करें तो एक होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है, तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि रिकॉग्नाइज्ड है इन आइज ऑफ लॉ. आप ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को ऐसा भी कह सकते हैं कि ये सैलरीड है, इनका सैलरीड स्टेटमेंट बनता होगा, इनकम टैक्स रिटर्न देते होंगे ये सब. और वहीं हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करें तो नॉन रिकॉग्नाइज्ड है, नॉन रिकॉग्नाइज्ड है, या हम ये कह सकते हैं कि नॉन रिकॉग्नाइज्ड या डीरेगुलेटेड. डीरेगुलेटेड भी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इसको लेस रेगुलेटेड. लेस रेगुलेटेड सिंपल सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करें अगर हम, तो यू आर वर्किंग, अगर आप काम कर रहे हैं किसी कॉल सेंटर में, बीपीओ में, तो आपका बाकायदा एम्प्लॉयर एम्प्लॉई एग्रीमेंट बनता है, आपके कुछ एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स होते हैं, आपके कुछ अधिकार होते हैं जो कंपनी आपको बताती है, और आपके बचत खाते में नहीं, आपके सैलरी अकाउंट में आपकी सैलरी क्रेडिट करती है कंपनी. तो आप ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आ गए. और वहीं अगर हम एक बात करें वेजिटेबल सेलर की, सब्जी बेचने वाले की, वही हम बात करें कंस्ट्रक्शन वर्कर की, वही हम बात करें कंस्ट्रक्शन वर्कर की, वही हम बात करें अगर लेट से कचरा उठाने वाले की, रैक पिकर की, तो इस तरह की चीज़ें जिनके काम तो हैं, जिनकी कमाई तो है पर उतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, प्लस इनके ऊपर किसी तरह का लोड नहीं रहता है, और लोड नहीं रहता है तो इनको सुरक्षा प्रोटेक्शन भी नहीं मिली हुई है, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं. इसीलिए सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स बनाइए, फंड्स वेलफेयर बोर्ड्स के तहत दीजिए, रीप्रायोरिटाइजेशन करिए, फंड्स जहां ज़रूरी हैं वहां लगाइए, वल्नरेबल वर्कर्स को पहले प्रोटेक्ट करिए, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप्स के मॉडल में लगातार चेंज करते रहिए, सेटलमेंट्स बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी करिए, वाइटल इंडस्ट्रीज और स्टैब्लिशमेंट्स को जो ज़रूरी अनुसंधान हैं उनको पब्लिक यूटिलिटी डिक्लेयर कर दीजिए, और कंसिलिएशन का मैकेनिज्म बनाइए, सुलझाने का तरीका होना चाहिए, जहाँ पे 150 करोड़ रुपए से कोई भी ज़्यादा मामला अगर लेबर स्ट्राइक की वजह से या लेबर की वजह से या लेबर प्रॉब्लम्स की वजह से लागू नहीं हो पा रहा है तो उसको क्या करेंगे, कंसिलिएशन कराएंगे. इंडस्ट्रियल रिलेशन की कमेटी बनाइए हर सेक्टर में. लेबर लॉ जो हैं आज के समय के हिसाब से होने चाहिए. एम्पावर्ड बॉडी समय समय पे चेंजेस बताती रहती है. स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट्स करिए
यानी स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट्स का मतलब, स्टैट्यूट मतलब कानून, अमेंडमेंट मतलब बदलाव, तो कानून में कुछ इस तरीके के बदलाव करिए कि एक्सपीडाइट हो सके। एक्सपीडाइट का मतलब होता है फास्ट ट्रैक, एक्सपीडाइटिंग का मतलब होता है फास्ट ट्रैक, कि आप क्या कर सकें, फास्ट ट्रैक कर सकें, लेबर इंडस्ट्री का मैकेनिज्म स्ट्रीमलाइज कर सकें। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को भी इस तरीके से अमेंड करना है ताकि वो करंट टाइम्स में हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई कर सके। लेबर डिपार्टमेंट की बात करें तो लेबर डिपार्टमेंट जो है हमारा, द काइंड ऑफ लेबर डिपार्टमेंट वी हैव, उसकी फंक्शनिंग को हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और मिनिमम वेजेस एक्ट, चाइल्ड लेबर, मेडिकल फैसिलिटीज़, डिस्प्लेस्ड वर्कर्स की रिहैबिलिटेशन, फंक्शनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट चेंजेस और रिवैम्पिंग ऑफ करिकुलर एंड कोर्स कंटेंट इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जॉइंट सेल ऑफ लेबर डिपार्टमेंट एंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट टू स्टडी चेंज इन लॉज एंड रूल्स। भाई लेबर को आप इंडस्ट्री से अलग नहीं कर सकते, पर हमारे यहाँ पे दोनों डिपार्टमेंट्स क्या हैं, अलग अलग हैं, मंत्रालय भी अलग अलग है, इसलिए दोनों डिपार्टमेंट्स को एक साथ बिठाना और चेंजेस और रूल्स और लॉज में जो पार्लियामेंट लेके आ रहा है उसकी स्टडी करना, राइट। अब लेबर की बात करें तो क्या मेंटल लेबर नाम की कोई चीज़ होता है? देखिए लेबर का मतलब होता है प्रोडक्टिव वर्क, यानी प्रोडक्टिव वर्क का मतलब बोलें तो स्पेशली कह रहा है फिजिकल वर्क डन फॉर वेजेस। फिजिकल वर्क मतलब मिट्टी लेके, फावड़ा लेके मिट्टी खोदना, फिजिकल वर्क। लेबर हैज ऑलवेज known as employment law is a body of laws, administrative rulings and precedents which address the legal rights, restrictions on working people and their organizations। देखिए इसका मतलब ये है कि लेबर लॉ जहाँ पे भी लगेगा जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लॉ लग रहा है, और एम्प्लॉयमेंट लॉ वो है जो कंपनी आपके ऊपर लगाती है। These are two broad-based categories of labor law. Collective labor law relates to tripartite relationship और इंडिविजुअल लेबर लॉ कंसर्न्स विद एम्प्लॉय राइट। कानून व्यवस्था में दो तरीके के कानून दिए गए हैं भारत द्वारा। पहला कानून तो यही है कि कलेक्टिव लेबर लॉ हो सकता है। ट्रेड यूनियन की बात करें तो ट्रेड यूनियन कहाँ रिकॉग्नाइज होगा? ट्राईपार्टाइट रिलेशनशिप की बात हो रही है, यानी वर्कर, मैनेजमेंट और गवर्नमेंट, तीन लोगों के बीच के रिश्ते, तो ये कानून अलग है। और हमारे यहाँ पे लेबर लॉ के कंसर्न्स को हाईलाइट करने वाले लॉज अलग हैं। लेबर जो है वो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया की बात करता है, जो कि इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर आता है। द प्रिवेलिंग सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस हैव बीन लार्जली इन्फ्लुएंशियल इन शेपिंग द इंडियन लेबर लेजिस्लेशन, राइट। अब इसी में हम आगे देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में द रिलेवेंस ऑफ द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लेबर and the need for protecting and safeguarding the interests of labor as a human being has been enshrined in Chapter 3 of Article 16, 19, 23 and 24। Chapter 4 में दिया हुआ है फंडामेंटल राइट्स और DPSP में। लेबर लॉज हमारे बहुत सारे ह्यूमन राइट्स से भी इंस्पायर्ड हुए थे, बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन से भी इंस्पायर हुए थे UN की। इसमें कुछ चीज़ें बाहर से जोड़ी गई, जैसे किसी भी काम को करने में हमारी मर्जी होनी चाहिए, किसी भी तरीके का हमारे खिलाफ भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाइल्ड लेबर किसी भी तरीके से प्रोहिबिट करेंगे, वर्क की जस्ट और ह्यूमन कंडीशंस देंगे, सोशल सिक्योरिटी रहेगी, प्रोटेक्शन ऑफ वेजेस रहेगा, ग्रीवेंसेस जल्दी से जल्दी रिड्रेस हो पाएंगे, कैन बी रिमूव्ड, रिड्रेस ऑफ ग्रीवेंसेस, किसी भी तरीके का ट्रेड यूनियन जो है बना सकते हैं, उसका मेंबर रह सकते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग और पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये सभी फैंसी वर्ड्स हैं। इनको अगर आपने अपने याद कर लिया तो आपका काफ़ी काम आसान हो जाता है। ये लेबर लॉज किस इस तरीके के हैं, राइट, लेबर लॉज इस तरीके के हैं जो कि इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस और इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस दोनों को गाइड किया इन्होंने, और उनसे भी कहीं काफ़ी कुछ सीखा, चेंजेस किए और अपने अंदर से भी जो चीज़ें हैं वो पुट करी। लेबर लेजिस्लेशंस जो हैं उनको नेशनल कमिटीज़, नेशनल कमीशंस द्वारा बनाया गया। सबसे पहला नेशनल लेबर कमीशन जो है वो 1969 में बना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर 1969 किसकी चेयरमैनशिप में बना? जस्टिस गजेंद्र गटकर की कमेटी में बना। उसके बाद नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर बना 1991 में, मैच द कॉलम। नेशनल कमीशन ऑन सेकेंड नेशनल कमीशन बना लेबर में 2002 में। तो पहला बना 1969 में और दूसरा नेशनल कमीशन बना 2002। इन्होंने लेबर लॉज को क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ा और उसमें क्या है चेंजेस बताए। सवाल पूछेगा सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर के चेयरपर्सन कौन थे? तो सवाल है श्री रविंद्र वर्मा, और उन्होंने ये तक कह दिया कि देयर आर लॉट ऑफ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स ऑन लेबर रिलेटेड मैटर्स स्पेसिफिकली पर्टेनिंग टू मिनिमम वेजेस, बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड लेबर एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर, राइट।
श्री रविंद्र वर्मा जी द्वारा जो दूसरा सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर है, उसमें क्या है, लेबर रिलेटेड मैटर्स को फिर से सुना गया। मिनिमम वेजेस, बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड लेबर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, इन सब के ऊपर बात करनी थी। कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लेबर कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो दोनों उसमें कानून बना सकते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे लेबर लॉज जो हैं वो इनैक्ट किए गए हैं, ताकि दूसरे एस्पेक्ट, भाई एक लेबर लॉ में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ, सेफ्टी, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग ऑफ अप्रेंटिसेस, फिक्सेशन, रिव्यू, वर्किंग रिव्यू एंड रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस, पैसा पेमेंट करने का तरीका, वर्कमैन को कैसा कंपनसेशन देंगे अगर किसी की इंजरी हो जाए या डेथ हो जाए या डिसेबलमेंट हो जाए, बॉन्डेड लेबर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, वुमेन लेबर, चाइल्ड लेबर, इस तरह के रेजोल्यूशंस बना रखे हैं, राइट, जिसके तहत क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी लेबर्स को मिलती है। अब यहाँ पे आप देखिए, लेजिस्लेशंस कैन बी कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। लेजिस्लेशंस जो हैं वो कैटेगराइज इन 4 तरीकों में कर चुके हैं, वो हम देख चुके हैं, पर हम अभी क्या बात कर रहे हैं, लेबर लॉज इनैक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, लेबर लॉज इनैक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ पे केंद्र सरकार की पूरी तरीके से क्या है, जिम्मेदारी, राइट, किसकी जिम्मेदारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो एक्ट्स के नाम देख लेते हैं और उनके ईयर देख लेते हैं। जैसे एम्प्लॉय का, किसी वर्कर का, एम्प्लॉय का स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। स्टेट इंश्योरेंस एक्ट का मतलब एम्प्लॉय का स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, लेकिन ये क्या है, लेबर लॉज ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनैक्ट किए, सेंट्रल गवर्नमेंट की ही सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजंस 1952, द डॉक वर्कर्स एक्ट 1986, माइंस एक्ट 1952, आयरन ओर माइंस, मैंगनीज ओर माइंस, ये सब 1976, ओर माइंस, मैंगनीज ओर माइंस, क्रोम ओर माइंस एंड लेबर फंड एक्ट 1976। इसमें डिफरेंस है, ओर माइंस लेबर वेलफेयर सेस है और यहाँ पे है लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1976। माइका माइंस से रिलेटेड 46, बीडी से रिलेटेड 76, लाइमस्टोन और डोलोमाइन से रिलेटेड 1972, साइन वर्क्स वेलफेयर सेस 1981, बीडी वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट 76, साइन वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट 1981। उसी तरीके से लेबर लॉज ऐसे हैं जो इनैक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों, जैसे चाइल्ड प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 1986, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट लेबर इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ये सब कॉन्करेंट उसमें आ जाते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि आप सेंट्रल लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है पर लागू करता है इसको स्टेट गवर्नमेंट। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स मैटरनिटी बेनिफिट, मिनिमम पेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, ये मोस्ट कॉमनली आस्क्ड होती हैं, बहुत कॉमनली पूछी जाती हैं, इसलिए आप इनको एकदम जटिल तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे, इनके फैक्ट्स भी और इनके नोट्स भी। कोशिश करिएगा रात को 9:30 बजे के बाद 9:30 PM के बाद कोई पढ़ाई ना हो पाए, क्योंकि 9:30 PM के बाद आपकी जो कोई भी स्टडी है वो क्या होता है, बुरी तरीके से इफ़ेक्ट होती है। तो 9:30 PM के बाद आप पढ़ाई ना करें। ऐसा क्यों कहता हूँ मैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइट मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा डिले हो गया है। देखिए, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 65, ग्रेचुटी 1972, वेजेस 1936, ये सभी तरीके, मर्चेंट शिपिंग एक्ट, सेल्स प्रमोशन, ये सब आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, राइट। उसके बाद कुछ ऐसे लॉज जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए पर स्टेट गवर्नमेंट एनफोर्स करता है, ये याद रखिएगा। एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट बनाया केंद्र सरकार ने, लागू करने वाली गवर्नमेंट कौन सी, स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, प्लांटेशन लेबर एक्ट, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय, ट्रेड यूनियंस एक्ट, वीक हॉलीडेज एक्ट, ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वर्किंग जर्नलिस्ट से रिलेटेड भी कानून बनाएगा केंद्र सरकार, लागू करेगा राज्य सरकार। वर्कमैन की कंपेंसेशन, एम्प्लॉय एक्सचेंज, बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन और बीड़ी सिगार वर्कर्स, ये याद रखिएगा, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, लागू किए जाते हैं स्टेट के द्वारा। अब स्टेट लेबर लॉज पे हम नहीं जाएंगे, बिकॉज स्टेट लेबर लॉज के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज पे पूछे जाते हैं। और देखिए, ये लिस्ट जो है
ये लिस्ट तो असंख्य है, क्योंकि हर स्टेट की, हर राज्य की लिस्ट क्या है, अलग अलग होगी, राइट। अब लॉज का क्लासिफिकेशन सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से भी किया जा सकता है। सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से बोलें तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस को समझाने वाले लॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। लॉज रिलेटेड टू वेजेस आ जाते हैं, वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, वर्किंग जर्नलिस्ट फिक्सेशन ऑफ रेट्स ऑफ वेजेस एक्ट 1958। उसके बाद लॉज रिलेटेड टू कंडीशंस ऑफ सर्विस और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इसके बारे में बात की गई है बहुचर्चित एक्ट फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में। उसके बाद प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, माइंस एक्ट 52, उसके बाद न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ एक्ट 1955, मर्चेंट शिपिंग 58, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स 1961। और ये लिस्ट जो है ये 29 लॉज की है। तो अगर आपको याद भी ना हो तो आप पर्पस जो है वो देखिएगा। लॉज रिलेटेड टू इक्वालिटी और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की बात करें तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट है 1976 की। जो एक्ट्स मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी हैं, बहुमूल्य हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप क्या कर सकते हैं, उनको प्रिपेयर खुद से भी कर सकते हैं। डिप्राइव्ड डिसएडवांटेज सेक्शंस की बात करूं तो बॉन्डेड लेबर का जो एक्ट है 1976 में, चाइल्ड लेबर का एक्ट है 1986 में, और चाइल्ड का प्लेजिंग ऑफ लेबर एक्ट है 1933 में। सोशल सिक्योरिटी की बात करें, सोशल सिक्योरिटी समाज में किस तरीके की सुरक्षा है, तो वर्कर को कंपेंसेशन मिल जाएगा अगर उसका घाटा हुआ तो। 1923 एम्प्लॉई ने स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को इंश्योर भी कर रखा है। एम्प्लॉई के प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी सब क्या है, आपको सोशल सिक्योरिटी के अंदर दिखाई देगा। यानी कि सोशल सिक्योरिटी के अंदर कुछ चीज़ें टैक्स होती हैं, कुछ चीज़ें सेस के फॉर्म में आती हैं। सेस के फॉर्म में यानी कि यूनियन गवर्नमेंट को लगने वाला जो टैक्स है, जो कमाई है, उसमें कुछ हिस्सा क्या है, आपके बेनिफिट के लिए सरकार आपसे ले लेती है। यानी कि वर्कर्स के बेनिफिट के लिए, लेबर्स के बेनिफिट के लिए सरकार आपसे सेस लगा देती है। और सेस जो होता है वो बहुत कम होता है, मियर अमाउंट होता है, इसलिए किसी को क्या होता है, खलता नहीं है। अब यहीं पे हम अप्रेंटिस एक्ट 1961 है, अप्रेंटिस एक्ट, उसको इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे, क्योंकि अप्रेंटिस एक्ट जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में क्या बात होती है, तो देखिए एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एक तरह का वेलफेयर, सोशल वेलफेयर कानून है, जहाँ पे सिर्फ एक पर्पज़ है कि जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको सिकनेस, प्रेगनेंसी या एम्प्लॉयमेंट इंजरी, काम करने के दौरान कोई इंजरी लग जाए तो उसके लिए इस तरीके का प्रोविज़न बनाया जाए जो कि उसको बेनिफिट कर सके। तो एक्ट अल्टीमेटली चाहती क्या है, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस चाहती है, जो कि डीपीएसपी में लिखा गया था अंडर पार्ट 4, इन पर्टिकुलर आर्टिकल 41, 42, 43, जिनको कि स्टेट पॉलिसी अंडर पार्ट 4 ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जोड़ दिया जाता है। और इससे राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, ये सब क्या होता है, लिमिटेड एक्सटेंट में ही सही लेकिन प्रोवाइड होता है। ये एक्ट जो है ये वाइडर स्पेक्ट्रम है देन फैक्ट्री एक्ट। इसका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट का जो स्पेक्ट्रम है, जो स्कोप है, वो ज़्यादा बड़ा है। किस तरीके से कह सकते हैं ये, कैसे कह सकते हैं ये, देखिए फैक्ट्री एक्ट में बात होती है वर्कर के सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर, लीव, इन सब की, जो कि फैक्ट्री के प्रेमाइसेस में ही रहते हैं। फैक्ट्री के प्रेमाइसेस के बाहर रहते हैं तो फैक्ट्री एक्ट उन पर नहीं लगेगा। यानी जो फिजिकली फैक्ट्री आते हैं काम करने के लिए, उनके ऊपर फैक्ट्री एक्ट लगता है और वो उनके हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर की बात करता है। लेकिन इस एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट का जो बेनिफिट है वो ऐसे एम्प्लॉयज़ को भी दिया जा सकता है जो कि ये एस्टैब्लिशमेंट करें और फैक्ट्री के बाहर हो, राइट, और डायरेक्टली उस प्रिंसिपल एम्प्लॉय या प्रिंसिपल एजेंसी के द्वारा, प्रिंसिपल एम्प्लॉय या प्रिंसिपल एजेंसी के द्वारा डायरेक्टली एम्प्लॉयड हों। तो अगर एम्प्लॉयमेंट जो है वो फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट से इंसिडेंटल है तो फिर क्या होता है, इस एक्ट के बेनिफिट नहीं आते हैं। एम्प्लॉय स्टेट
इंश्योरेंस एक्ट का ओरिजिन कैसे हुआ? ये पार्लियामेंट ने 1948 में इनैक्ट किया था। इस एक्ट में जो लॉन्च किया गया था वो 2 फरवरी 1952 को किया गया था। 2 फरवरी 1952 को, जहाँ पे भारत में सिर्फ 2 इंडस्ट्रियल सेंटर हुआ करते थे 1952 के दौर में, एक कानपुर और एक दिल्ली, जिसमें 1.25 लाख से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे थे। इसके बाद इस स्कीम को पूरे देश में फेज्ड मैनर में इम्प्लीमेंट किया गया। इकोनॉमिक्स का जो ये एम्प्लॉय का जो स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, ये कैसा कानून है? ये सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है, यानी समाज सुधार, समाज कल्याण के बारे में कानून है, जिसको इस उद्देश्य से बनाया गया है कि किसी वर्कर को बीमारी आ जाए, वर्कर की वाइफ अगर प्रेग्नेंट हो या एम्प्लॉयमेंट के दौरान इंजरी आ जाए, तो उसका निस्तारण, उसका रिजोल्यूशन क्या हो सके, आसानी से हो सके। इस एक्ट के अंदर एम्प्लॉय को बेनिफिट क्या है? इस एक्ट के अंदर एम्प्लॉय को बेनिफिट है कि वो मेडिकल रिलीफ पा सकता है, कैश बेनिफिट पा सकता है, मैटरनिटी बेनिफिट पा सकता है, और पेंशन टू डिपेंडेंस ऑफ डिसीज वर्कर्स एंड कंपनसेशन फॉर फेटल और अदर इंजरीज और डिजीजेस वो भी मांग सकता है। सेक्शन 2 क्लॉज M फैक्ट्रीज एक्ट का 1948 का फैक्ट्री को क्या बताता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री? तो फैक्ट्री की डेफिनेशन फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में दी गई है। फैक्ट्री कहते हैं कि 2 कंडीशंस आपको बता रहा है। पहला कह रहा है कि जब 10 or more persons are employed or were employed for wages on any day of the preceding 12 months and in any part of which a manufacturing process is being carried on। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना कि पिछले 12 महीनों में 10 या 10 से ज़्यादा व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लगे हैं तो आप फैक्ट्री में कहलाओगे, अदरवाइज आप फैक्ट्री नहीं कहलाओगे, राइट। 20 or more persons are employed or underemployed for wages on any of the date of the preceding 12 months and in any part of which manufacturing process is being carried on without the aid power or is ordinary so carried on। दूसरे तरीके का वो केस है कि 20 से ज़्यादा वर्कर्स आपके पास, 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर्स आपके पास हैं और 12 महीने का पिछला जो अगर विवरण आपका देखें तो उसमें किसी भी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग आपने नहीं की है तो आप नहीं आओगे। लेकिन अगर हल्की से भी मैन्युफैक्चरिंग की है और छुपा ले गए तो वो क्या होता है, फैक्ट्री के अंदर आ जाता है। लेकिन इसमें किसी भी तरीके से जो माइन सब्जेक्ट है, ऑपरेशन ऑफ माइंस एक्ट 1952 या रेलवे रनिंग स्पीड, ये सब नहीं आता है। सेक्शन 2 क्लॉज K ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी समझाया है, जहां पे कहता है किसी भी तरीके का मेकिंग, अल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रेकिंग, डेमोलिशिंग या ऐसा कुछ भी जो कि उस आर्टिकल को, उस सब्सटेंस को सेल, ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी या यूज़ या डिस्पोजल के लिए रेडी करे, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कहते हैं। पंपिंग ऑयल, वाटर, सीवेज, एनी अदर सब्सटेंस जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसमिटिंग पावर, कॉम्प्रोमाइजिंग टाइप्स फॉर प्रिंटिंग, कंस्ट्रक्टिंग, रिपेयरिंग, रीफिटिंग शिप्स या वेजल्स या प्रिजर्विंग और स्टोरिंग एनी फूड इन कोल्ड स्टोरेज। सेक्शन 2H मिनिमम वेजेस एक्ट की बात करें तो वेजेस का क्या मतलब होता है? वेजेस का मतलब होता है एक ऐसा रेम्यूनरेशन, एक ऐसा पैसा जिसको आप मनी में कन्वर्ट कर सको, मीन्स ऑल रेम्यूनरेशन केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी विच वुड इफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय एक्सप्रेस और implied were fulfilled by any person payable to a person employed in respect of his employment or of work done in such employment and includes house rent allowance but does not include any accommodation for supply of light, water, medical attendance, any other amenity or any services excluded by general or special order of the appropriate government, any contribution paid by the employer to the any person fund, provident fund and any scheme, any travelling allowance of the value of any travelling concession, any sum paid to the person employed to defray special expenses entailed on him by the nature of his employment, any gratuity payable on his discharge, right। एप्लीकेबिलिटी अगर एक्ट की बात करें तो एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो है वो होल ऑफ इंडिया पे एक्सटेंड होता है। ये ऐसी भी फैक्ट्रीज़ पे लगता है जो सीजनल फैक्ट्रीज़ हैं उन पे नहीं लगता है, ऐसी फैक्ट्रीज़ पे लगता है जिसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं और 20 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो कैरी आउट करने में या तो लगे हुए हैं। ये छोटे स्टैब्लिशमेंट्स और शॉप्स पे भी लगता है, बिकॉज शॉप्स और स्टैब्लिशमेंट्स में 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं।
शॉप की डेफिनेशन की बात करें तो शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1954 में शॉप्स को बताया है कि कोई भी ऐसा प्रेमाइस, कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे गुड्स को डायरेक्टली बेचा जाता हो रिटेल या होलसेल में, और जहाँ पे सर्विसेज जो है कस्टमर्स को दी जाती हों, जिसमें ऑफिस भी इंक्लूड हो सकता है, स्टोर रूम गोडाउन भी इंक्लूड हो सकता है, वेयर हाउस, वर्क प्लेस, ये सब कुछ अगर सेम प्रेमाइसेस में है तो इन सब को हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से फैक्ट्री या कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट के कंपैरिजन में यूज़ कर सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट अनुसंधान का मतलब हो सकता है कोई भी एक शॉप है, कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, रेजिडेंशियल होटल, किसी भी तरह का इस्टेब्लिशमेंट, किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, जो कि गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर लिया हो, उसको इस्टेब्लिशमेंट बोलेंगे, राइट। दिल्ली शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1954 इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, जिसने कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट रिकॉग्नाइज कर लिया था और कहा था कि ऐसा कोई भी प्रेमाइस जहाँ पे ट्रेड बिजनेस या प्रोफेशन या कोई भी काम ट्रेड बिजनेस या प्रोफेशन से किया जाए और वो एक ऐसी सोसाइटी द्वारा किया जाए जो कि रजिस्टर्ड हो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में, या चैरिटेबल ट्रस्ट हो जो कि रजिस्टर्ड हो, राइट, लेकिन माइंस एक्ट 1952 अपने आप में ना हो। Educational or other institutions run for private gain, premises in which business of banking, insurance, stocks। तो लोग क्या करते हैं, उसी प्रेमाइस के अंदर क्यों मना करते हैं भाई? इसीलिए करते हैं ताकि लोग क्या है, करप्शन करके चीज़ें ठग ना लें, है ना। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं डिस्कवर जो कि है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम क्या देखेंगे, एरियाज कवर्ड क्या हो रहे हैं, फिर केस लॉज को तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख सकते हैं, बिकॉज केस लॉ बहुत स्पेसिफिक डिटेल हो जाता है, उतना कवर नहीं करना है। ईएसआई स्कीम जो है वो स्टेज वाइज एरियाज में इंप्लीमेंट की जा रही है, सबसे पहले सारी यूनियन टेरिटरीज और नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल, मिजोरम को छोड़ के। इस एक्ट के अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये एक्ट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एडमिनिस्टर करती है। इसमें एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के, साथ में पार्लियामेंट और मेडिकल प्रोफेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं। एक स्टैंडिंग कमेटी का गठन होता है जिसमें कि कंपनी के मेंबर होते हैं, जो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह काम करती है। मेडिकल से के हिसाब से एक बेनिफिट काउंसिल भी बनाई जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और any other statutory body that advises the corporation on matters relation to medical benefit, the certification for purposes for the grant of benefits and other concerned matters, वो सब भी इसमें इंक्लूड होता है। एम्प्लॉयर का फैक्ट्री या एस्टैब्लिशमेंट का रजिस्टर कराना ज़रूरी है या नहीं है, तो कह रहे हैं कि देखिए रजिस्टर कराना जो है वो बहुत ज़रूरी है। किसी भी संस्था को जिसको फैक्ट्री की तरह रजिस्टर कराना है, तो एस्टैब्लिशमेंट को रजिस्टर कराना है, तो उसको ज़रूरी है कि 15 दिन के बाद, जब एक्ट लागू हुई है उसके 15 दिन के बाद करा ले और अपना कोड नंबर ले ले। एप्लीकेशन फॉर्म 1 के तरीके से फिल की जाती है, फॉर्म 1 फिल किया जाता है, याद रखिएगा, ईपीएफओ वाले लोगों को ये पता होना चाहिए। और जब एप्लीकेशन फॉर्म को फुल्ली फिल कर दिया जाएगा तो रीजनल ऑफिस क्या है, एम्प्लॉयर को एक कोड नंबर देगा जो कि हर डॉक्यूमेंट्स में लगाना पड़ता है। आइडेंटिटी कार्ड है, तो एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड टू फाइल अ डिक्लेरेशन फॉर्म अपॉन एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्री या एस्टैब्लिशमेंट में काम करने के लिए उसको ये दिखाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के बाद कोई भी इंश्योर्ड पर्सन जो है उसको एक टेम्परेरी आईडी दी जाती है जो कि 3 महीने के लिए ऑर्डिनरली वैलिड होती है, लेकिन उसका जो वैलिडिटी है वो बढ़ाई जा सकती है फर्दर 3 महीने के लिए, यानी कि 6 महीने तक की वैलिडिटी आईडी कार्ड की होती है। इस पीरियड के दौरान इंश्योर्ड पर्सन को एक परमानेंट फैमिली फ़ोटो आईडी कार्ड दिया जाता है सर्टिफिकेट के बदले में। वो आइडेंटिटी कार्ड जो है वो आइडेंटिफिकेशन के साथ ही साथ मेडिकल केयर या मेडिकल बेनिफिट लेने के लिए भी या कैश बेनिफिट लेने के लिए भी बहुत मदद करता है। किसी भी तरीके से अगर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में अगर कोई चेंजेस आ जाएं तो वो क्या है, इट शुड बी प्रोड्यूस बिफोर द न्यू एम्प्लॉयर एज एविडेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द स्कीम टू प्रिवेंट एनी डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन। आपका आईडी कार्ड डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन को भी अवॉइड कराने में मदद करता है। आईडी कार्ड जो है उसमें आपका सिग्नेचर या थंब इंप्रेशन होगा इंश्योर्ड पर्सन का। मेडिकल बेनिफिट इंश्योर्ड पर्सन के साथ साथ उसके परिवारों को भी मिलता है, तो फैमिली के नाम, फैमिली मेंबर्स के नाम जो हैं वो भी आईडी कार्ड में फिक्स कर दिए जाते हैं। अगर आईडी कार्ड खो जाए तो थोड़े पेमेंट देने पे डुप्लीकेट कार्ड इशू किया जाता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे कि सभी सोशल सिक्योरिटी स्कीम काम करती है, तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम जो है वो सेल्फ फाइनेंसिंग हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है।
सेल्फ फाइनेंसिंग हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो कवर करते हैं एम्प्लॉयज़ को एंड देयर एम्प्लॉयर्स फिक्स परसेंटेज ऑफ वेजेस में, आपकी सैलरी के हिसाब से परसेंटेज डिसाइड कर देंगे। जैसे अभी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं 1.75% अपनी वेजेस का, और जो एम्प्लॉयर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी 4.75% वेजेस का, जो कि इंश्योर्ड पर्सन को किसी भी आपदा के दौरान पे किया जाएगा। एम्प्लॉय जो कि 50 रुपये से प्रतिदिन जो हैं वो उससे भी कम कमा रहे हैं, उनको इस कंट्रीब्यूशन से एग्जेम्पशन मिल जाता है। जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयर के पास डिपॉजिट होता है कैश या चेक में, अलग अलग बैंक की ब्रांचेस में, नेशनलाइज्ड बैंक्स में। ये पेमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एम्प्लॉयर का होता है, और उस एम्प्लॉयर के पास एम्प्लॉय की सैलरी से वो पैसा जो कि उस इंश्योरेंस के रूप में जाएगा डिडक्ट करने का पूरा अधिकार होता है एम्प्लॉय की वेजेस से, राइट। जो कंट्रीब्यूशन पीरियड्स होते हैं 6-6 महीने ड्यूरेशन के, और उसी के बाद करस्पॉन्डिंग बेनिफिट पीरियड भी 2 होते हैं। कैश बेनिफिट स्कीम में जो है वो कंट्रीब्यूशन पे कर दिया जाता है। कंट्रीब्यूशन पीरियड जो पहला रहता है 1 अप्रैल टू 30 सितंबर रहता है। उसका कैश बेनिफिट जब आपको मिलेगा वो 1 जनवरी से 30 जून में अगले साल मिलेगा। दूसरा कंट्रीब्यूशन पीरियड 1 अक्टूबर से 31 मार्च रहता है, और इसके रिगार्डिंग जो कैश बेनिफिट मिलेगा वो आपको 1 जुलाई से 31 दिसंबर अगले साल मिलेगा। सर्टिफिकेशन ऑफ रिटर्न ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय ऑडिटर, ये वाले टॉपिक से हम आगे बढ़ेंगे और स्कीम के अंदर के बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने डिस्कस किया है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। हमारे साथ प्रॉक्सी ज्ञान के चैनल में बने रहिए, और सभी इंपॉर्टेंट लेबर लेजिस्लेशंस, लेबर लॉस को इतने सटीक तरीके से आपको कोई कवर करके नहीं देगा। सारे जो हाईलाइटेड एरियाज हैं वो प्रोबेबल MCQs हैं। देखिए, ये सरकारी एग्ज़ाम है, सरकार के द्वारा बनाया गया कानून जो है उसको इग्नोर करके आप नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वहीं से तो सवाल आने हैं। तो इसीलिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, प्रॉक्सी ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी आपसे फिर मिलूंगा हमारे अगले लेक्चर ऑन लेबर लॉज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस।